फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के ऊपर। सेल के ईएमएफ को समझेंगे और सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सेल होता क्या है। सेल बेसिकली एक एनर्जी प्रोवाइडिंग डिवाइस है। जब भी किसी वायर में कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही होती है तो बेसिकली वो एक एनर्जी है, और एनर्जी आपको मुफ्त में नहीं मिलती, वो किसी न किसी सोर्स से मिलती है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट वाली जो एनर्जी होती है वो सेल से ही आती है। तो चलिए, सेल बनाया कैसे जाता है उसे पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉक्स है। इस बॉक्स में मेटल की दो रॉड्स लगाई जाती है, और ये दोनों रॉड्स ही इलेक्ट्रोड्स बोले जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स। और इस बॉक्स में कोई केमिकल कंपाउंड भरा जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये जो मेटल की रॉड्स हैं इन केमिकल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इसी रिएक्शन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और यही सेल की एनर्जी का सोर्स होता है। मेटल की ये रॉड्स इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिएक्ट करके एनर्जी को रिलीज करती है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और आप जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही बेसिक सोर्स है कि किसी सेल के पास एनर्जी आती कहाँ से है इसका। तो एक्चुअली होता ये कि जब मेटल रॉड्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिएक्ट करती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉजिटिव चार्जेस को कोई एक रॉड अपने ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है केमिकल रिएक्शन के जरिए, और दूसरी रॉड इलेक्ट्रोलाइट्स के नेगेटिव चार्जेस को रिएक्शन के जरिए अपने ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। बेसिकली फिजिक्स में इस बात को थोड़ा हम लोग दूसरी तरह से कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग ये मान बैठते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पर बैटरी फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बैटरी फोर्स कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज पर बैटरी फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में ड्यू टू द बैटरी फोर्स। बैटरी फोर्स लगा करके नेगेटिव चार्जेस को इस रॉड पर कर रही होती है, और पॉजिटिव चार्जेस को बैटरी फोर्स लगा करके इस रॉड पर कर रही होती है। तो एक्चुअली बैटरी फोर्स नहीं लगाती। ये जो चार्जेस यहां पर जा रहे हैं वो बेसिकली इस मेटल रॉड के इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के कारण पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पर डिपॉजिट हो रही है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जानती है, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉजिटिव चार्जेस बैटरी फोर्स लगा करके यहां पहुंचा रही है, और यह बैटरी फोर्स कांस्टेंट चीज होती है किसी एक गिवन बैटरी के लिए, और बैटरी फोर्स ही नेगेटिव चार्जेस को इस प्लेट पर पहुंचा रही होती है। एक और बात, मसला यह है कि पॉजिटिव चार्ज कब तक इस पर पहुंचेगा और नेगेटिव चार्ज कब तक यहां पहुंचेगा, यानी कि एक बैटरी कब तक चार्ज हो रही होगी। यह बैटरी बनने के प्रोसेस में है, बैटरी अभी बनी नहीं है, बैटरी बन रही है। तो मसला यह है कि पॉजिटिव चार्जेस कब तक इस पर पहुंचेगी और नेगेटिव चार्जेस कब तक इस पर पहुंचेगी। तो भाई एक सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट हो रही है और नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट हो रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होता जा रहा है दोनों प्लेटों के बीच में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इन चार्जेस की डिपॉजिटिंग यहां पर होती जा रही है ये स्ट्रांग और स्ट्रांग होता जा रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो जब बैटरी फोर्स के बराबर हो जाएगा तो अब पॉजिटिव चार्ज बैटरी फोर्स इस प्लेट पर मूव नहीं करा पाएगी, और हम लोग कहेंगे कि बैटरी जो है वो पूरी तरह से चार्ज्ड हो चुकी है। तो चलिए, इस सेल के लिए सबसे पहले हम लोग ईएमएफ को समझते हैं। ईएमएफ क्या चीज होती है? ईएमएफ मीन्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, नाम थोड़ा सा मिसलीड कर रहा होगा आपको। बेसिकली ये एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी है?
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल के लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट तक पहुंचाने में बैटरी फोर्स जितना वर्क करता है, दैट वर्क इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जैसा कि आप इस सिनेरियो में देख रहे थे कि पॉजिटिव चार्जेस पर बैटरी फोर्स लगा करके इस प्लेट तक पहुंचा रही थी। तो अगर वही बैटरी फोर्स किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल के पॉइंट यानी कि सेल के नेगेटिव टर्मिनल वाले रॉड से पॉजिटिव टर्मिनल वाले रॉड तक पूरा पहुंचाने में बैटरी फोर्स जो वर्क करती है, उसी वर्क को हम लोग कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आप लोग ये कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में कि वर्क डन बाय बैटरी फोर्स in moving unit positive charge from lower potential to higher potential in cell के अंदर in cell is called EMF of the cell। देखो भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो खुद पर खुद इस टर्मिनल तक नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है और पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। आप अगर चाहते हो कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम हायर पोटेंशियल तक ले जाएं तो इस प्रोसेस में वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कौन करता है? ये वर्क बैटरी करती है। बैटरी लोअर पोटेंशियल के पॉइंट से हायर पोटेंशियल के पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहुंचा रही होती है। इस प्रोसेस में बैटरी जो वर्क कर पा रही है, दैट वर्क इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है कि जब बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रही है तो इस प्रोसेस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर बैटरी वर्क कर रही है, और अगर वर्क कर रही है तो उस पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी बढ़ रही होगी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी को बढ़ा भी रही है बैटरी वर्क करेगी तो वर्क एनर्जी थ्योरम से उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और बेसिकली वो एनर्जी कहाँ से आई? फिर वही कहानी, ये मेटल रॉड ने जो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिएक्शन किया है एक्सोथर्मली, उससे वो एनर्जी रिलीज हो रही है और उसी एनर्जी के कारण इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी बढ़ जा रही है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो जितनी एनर्जी बढ़ रही है यहाँ से यहाँ तक आने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, उसको हम लोग बेसिकली मान लेते हैं बैटरी वर्क कर रही है, बैटरी फोर्स लगा रही है। बट द फैक्ट इज दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज रॉड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि किसी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है। जब एक सेल पूरी तरह से चार्ज हो गई है तो निश्चित तौर पे सेल का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये वाला टर्मिनल निगेटिवली चार्ज होगा। यानी कि इस एक टर्मिनल के पास अपना एक खास पोटेंशियल है और इस एक टर्मिनल के पास अपना कुछ अलग खास पोटेंशियल है। तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू के बराबर होती है। किसी सेल का जो ईएमएफ होता है और किसी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है। दोनों एक ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यूज केवल इन दो चीजों की सेम होती है। कब तक? जब तक कि किसी सेल को हम लोगों ने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तब तक इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल होती है। अदरवाइज दीज टू आर द परफेक्टली डिफरेंट थिंग्स। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई रिलेशन नहीं है। न्यूमेरिकली रिलेशन है बट फंडामेंटली एंड बेसिकली बोथ आर डिफरेंट थिंग। हाउ? जरा इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ईएमएफ का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के पॉइंट तक
लाने के लिए बैटरी फोर्स जो वर्क करती है उस वर्क को हम लोग कहते हैं ईएमएफ। और बैटरी फोर्स जो है बच्चों वो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। बैटरी फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती। जब ये सेल बिल्कुल ही चार्ज नहीं है, यानी इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इस टर्मिनल पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तब भी बैटरी फोर्स उतना ही लग रहा है, वो एक कांस्टेंट चीज है। और यूनिट पॉजिटिव चार्जेस को बैटरी फोर्स लगा करके यहां तक पहुंचा रही थी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के पॉइंट तक। और इस प्रोसेस में जितना वर्क कर रही थी वो सेल का ईएमएफ होता है। बट पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट देखा जाता है। यानी कि जब ये पूरी तरह से चार्ज हो गई है और ये भी पूरी तरह से चार्ज हो गई है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। और अब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना होता है उस वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। यानी कि जब ये बैटरी चार्ज होने के प्रोसेस में है तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कम है इन दोनों प्लेटों के बीच में। जब फुली चार्ज हो गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। इनिशियली जब इस पर कम चार्ज होगा चार्जिंग के दौरान तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कम होगा। और जैसे जैसे ये चार्ज होती जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। अब आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स तब डिफाइंड है जब कोई सेल एक पूरी तरह से चार्ज्ड है। जब तक किसी सेल को आपने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है तो उस सेल के ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। जैसे कि मार्केट से अगर हम लोगों ने कोई सेल खरीद के लाया है, वही पेंसिल सेल जो घड़ी में लगाते हैं, तो उस सेल पर पीछे 1.5 वोल्ट लिखा होता है। वो 1.5 वोल्ट बेसिकली उस सेल का ईएमएफ है। यानी कि आप उस सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो वो सर्किट में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर देगी। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम चीज़ होती है जब तक कि सेल को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया गया है तब तक। लेकिन जैसे ही किसी सेल को आप सर्किट में कनेक्ट करोगे वो अपने ईएमएफ के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाती है। उसके पीछे रीज़न है और उसी रीज़न को समझना है आपको। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और इस सेल का ईएमएफ हमें पता है कि 10 वोल्ट है, और इस सेल को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो ईएमएफ 10 वोल्ट है। दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन क्या है, एक सेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर्किट में अगर कनेक्टेड नहीं है तो उसका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो ज़रा देखा जाए क्या सर्किट में कनेक्ट होने के बाद भी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है क्या। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो ईएमएफ है वही पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यानी इन दोनों पॉइंट्स के, दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट ही है। ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो करंट कितनी मिलनी चाहिए? अगर ये रेजिस्टेंस आप 2 ओम का मान लो तो सर्किट में जो करंट मिलनी चाहिए ओम्स लॉ से, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 2 का है तो करंट मिलनी चाहिए 5 एम्पियर की। ये मिलनी चाहिए, बड़ी क्लियर है। अगर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल है तो करंट हमें 5 एम्पियर की मिलनी चाहिए थी। बट अगर यहाँ पर आप एमीटर लगा करके चेक करोगे, एक्चुअली एमीटर लगाओगे और चेक करोगे सर्किट पे कितनी करंट है, तो आपको हो सकता है कि 5 एम्पियर से कम ही करंट मिले। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आपको करंट जो है एमीटर लगा करके चेक किया तो 4 एम्पियर की मिल गई। तो आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? सेल का ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेम होता है जब तक सेल सर्किट में कनेक्टेड नहीं है तो। लेकिन हमने सर्किट में कनेक्ट करके भी हमने मान लिया कि दोनों बराबर ही हैं। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो सेल का ईएमएफ है। और ऐसा करके करंट की वैल्यू चेक करी तो 5 एम्पियर आया। बट जब एमीटर लगा करके चेक किया तो करंट ने जो वैल्यू शो करी एमीटर में वो 4 एम्पियर की शो करी। तो आखिर करंट की वैल्यू कम क्यों शो कर रहा है एमीटर?
तो निश्चित ही इस सिनेरियो में कहीं पर झोल है। अब जब वो झोल पकड़ा गया तो वो पकड़ में यहां पर आया, यहां पर सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है, उस इलेक्ट्रोलाइट्स के पास भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने काउंट नहीं किया सर्किट में। और इसके पास भी रेजिस्टेंस होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ये रेजिस्टेंस इसलिए यहां पर आ रहा है क्योंकि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट को इसमें से भी होकर गुजरना पड़ रहा है। कंप्लीट साइकिल के लिए इलेक्ट्रिक करंट को इस इलेक्ट्रोलाइट्स में से होकर गुजरना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स में से होकर जैसे ही करंट गुजरेगी तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी चार्जेस के उस मोशन का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इस वजह से सर्किट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके पास रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को भी सर्किट में काउंट कर लो तो करंट आपको मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आपका 2 + 0.5, यानी करंट अब आपकी 4 एम्पियर मिल जाएगी। यानी कि यहां पर जो रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस मिलकर के करंट को कम कर रही थी और इसलिए 4 एम्पियर की करंट आ रही थी। ये स्टूडेंट इसी स्टोरी को अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक सेल किसी सर्किट में कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मोशन के कारण करंट आ रही है, हम ऐसा थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट के लिए उसके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी आ रही है, जब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर था तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जो बैटरी फोर्स ने पहुंचाया था, इस पहुंचाने के प्रोसेस में बैटरी फोर्स ने वर्क किया था, और उसी वर्क ने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी को राइज करा दिया था, बढ़ा दिया था, और उसी बढ़ी हुई एनर्जी को यूज करके वो पूरी सर्किट में मूव कर रहा है और कंटिन्यूअसली मूव करेगा और अपनी एनर्जी खोता रहेगा। एनर्जी बेसिकली वो खोएगा कहाँ पर? जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ पर वो अपनी एनर्जी खोएगा। इस कनेक्शन वायर का रेजिस्टेंस आइडियली 0 होता है, यहाँ पर मूव करने में वो कोई भी एनर्जी नहीं खो रहा है, बट जैसे ही रेजिस्टेंस मिला तो रेजिस्टेंस में वो अपनी एनर्जी खोएगा। और कितना खोएगा एनर्जी? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर वो अपनी एनर्जी खोएगा। डेफिनेशन ही पोटेंशियल डिफरेंस की वही है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज दो पॉइंट्स के बीच में मूव करने में जितना एनर्जी खोता है, दैट डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब आगे ध्यान दीजिए, यहां से यहां के बीच में एनर्जी खोया, इसके आगे कहीं वो एनर्जी खोएगा? इसका जवाब है नहीं। अब वो एनर्जी कहां खोएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां भी मूव करने में वो एनर्जी खोएगा। और कितना एनर्जी खोएगा? आप मान लीजिए कि सर्किट में आई करंट थी, तो वही आई करंट इसमें भी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर है तो यहां पर जो एनर्जी खो रहा है वो आई आर खो रहा है। सेल के अंदर मूव करने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज आई आर के बराबर एनर्जी खो रहा है। एनर्जी कितना खोता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज दो पॉइंट्स के बीच में मूव करने में? जितना कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उतने के बराबर वो एनर्जी खोता है। तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि यहां पर जो एनर्जी खोया है वो चार्ज आई आर खोया है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। एनर्जी पाया कितनी? यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो एनर्जी पाया वो ई ईएमएफ के बराबर, और खोया कितनी? आई आर प्लस आई आर। एनर्जी गेन किया था इतना और लूज किया एनर्जी दो जगहों पर, एक एक्सटर्नल सर्किट में मूव करने में लूज किया है और एक इंटरनल सर्किट में मूव करने में लूज किया है। तो एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय द पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से E इज इक्वल टू आई आर की जगह पे आप लिख सकते हो, आई आर क्या है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस V, और प्लस ये आई आर। तो यहां से एक रिलेशन मिल रहा है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो V है वो रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस भी है, और रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही V सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रीज़न ये है कि ये पॉइंट जिस पोटेंशियल पर है, ये पॉइंट भी उसी पोटेंशियल पे होगा।
पोटेंशियल लूज तब होता है जब रेजिस्टेंस रास्ते में कुछ ना कुछ आए। ये कनेक्शन वायर है और कनेक्शन वायर का रेजिस्टेंस आइडियली 0 होता है, और रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में क्या बात कही गई थी? V इज इक्वल टू आई आर, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट इज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो चूंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 मिलेगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। ठीक वैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी V इज इक्वल टू E माइनस आई आर।